नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं आपको मॉडल पेपर 2 करा रहा था, राष्ट्रीय गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन, जो कि आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। तो इसका मॉडल पेपर 2 करा रहा था और इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। इसका तीसरा पार्ट आज हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग 70 नंबर प्रश्न तक कर चुके हैं। हमारा 71 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, जस्टिस HL दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। हालांकि इसको आप देख लीजिएगा, अपडेट होता रहता है। ये तो करंट अफेयर्स की बात हो गई, कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन, इसका बी सही होगा, जस्टिस HL दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। फिर जो है 72 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, ऑप्शन डी किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी में है सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सेवानिवृत्त का मतलब रिटायर्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का कोई भी मुख्य न्यायाधीश हो जो रिटायर्ड हो, उसको बनाया जा सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, कोई भी न्यायाधीश नहीं। ये देखिए, कोई भी न्यायाधीश नहीं, मुख्य। 73 नंबर का प्रश्न आप देखें, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? क्या आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है? तो पहला है, कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, ये तो उसका कार्य है, बिल्कुल है। कैदियों के मानवाधिकार की रक्षा करना, ये भी उसका कार्य है। ऑप्शन डी है, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना, ये भी उसका कार्य है। लेकिन सी देखिए, किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना, ये उसका कार्य नहीं है, ये सरकार करती है। मानवाधिकार आयोग का ये कार्य नहीं, तो ऑप्शन सी सही होगा। 74 नंबर का प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए सही हो गया इसमें, दिल्ली। तो आपको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। फिर है 75 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया? 2001, 1999, 2006, 2016। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, 2006 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में परिवर्तन किया गया। फिर जो है 76 नंबर का प्रश्न, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है, यानी कि मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है? तो ऑप्शन डी, संसद कर सकती है। राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, लोकसभा नहीं कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो धरना देने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल आज़ादी है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी भी है, लेकिन हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। तो वही चीज़ पूछा था, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता या आज़ादी नहीं है? ऑप्शन ए, हड़ताल करने की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी करते हैं लोग। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, मतलब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है वर्तमान में? पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब इसको हटा करके मूल अधिकार की श्रेणी से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो मौलिक अधिकार तो है नहीं, नैतिक अधिकार है नहीं, इनमें से कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, मौलिक अधिकार ना होकर के वैधानिक अधिकार हो गया है। वैधानिक अधिकार को ही हम लोग कानूनी अधिकार कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, चाहे वैधानिक लिखा हो चाहे कानूनी अधिकार।
फिर यहाँ पर 79 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समानता प्राप्त है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मतलब ये प्राप्त है। सी देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी सही है क्योंकि ये भी अधिकार प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी प्राप्त है। लेकिन विदेशी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं हमारे देश में। ये सिर्फ जो हमारे देश के नागरिक हैं उन्हीं को प्राप्त होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, ये सिर्फ इंडियन को है, विदेशी नागरिकों को नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखना। अस्सी नंबर का प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, किसके द्वारा? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, किसके द्वारा? ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी चुनाव आयोग द्वारा। तो जो रिट जारी की जाती है वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन सी सही होगा। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाना। ऑप्शन बी है सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन सी है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो ये सभी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो राज्य है वो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेगा, सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा, गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाएगा। ये सब राज्य का कार्य है और ये सब नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन 82 है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 41 जो है वो गलत है, 41 आपका गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा, ये सही है। यानी कि पूछा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हाँ, तो ऑप्शन सी वाला सुमेलित नहीं है। फिर है 83 में नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेद में की गई है? तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। अगर आपसे भाग पूछे तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई हमारे संविधान में। 84 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 होना चाहिए। यहाँ पर 24 अक्टूबर 1945 होना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा, ये यहाँ पर गलत है, मिस्टेक हो गया। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। फिर है 85 नंबर का प्रश्न, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें कितने देश शामिल हैं वर्तमान में? तो ऑप्शन डी सही होगा, 193 देश शामिल हैं। फिर अगला प्रश्न इसी से है, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ने वाला 193वां देश कौन सा है? यानी कि जो लास्ट में जुड़ा कौन सा देश है? तो ऑप्शन बी है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो देश है वो 193वां सदस्य बना है संयुक्त राष्ट्र संघ का। फिर इसी से संबंधित एक और प्रश्न है 87 नंबर का, दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश कब बना था? यानी कब उसने ज्वाइन किया था? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 11 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। फिर यहाँ पर देखिए
88 नंबर का प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो विश्व शांति तथा संस्कृति की स्थापना करना, विश्व शांति तथा सुरक्षा की स्थापना करना, विश्व शांति की स्थापना करना, विश्व ज्ञान तथा सुरक्षा की स्थापना करना। तो जो प्रमुख उद्देश्य है वो है विश्व शांति और सुरक्षा, यानी कि अगर कोई विवाद है दो या दो से अधिक देशों में तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से निपटा लिया जाए, इसमें अहम भूमिका निभाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ऑप्शन बी सही होगा, विश्व शांति तथा सुरक्षा की स्थापना। फिर है सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई है? तो ऑप्शन ए सही होगा, 5 सदस्य। चूँकि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, वैसे सदस्य तो और होते हैं लेकिन सुरक्षा परिषद जो होता है उसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य, 5 उसमें स्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्य, जैसे आप अमेरिका ले लीजिए, रसिया ले लीजिए, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, ये इनको वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर, ये परमानेंट मेंबर हैं सुरक्षा परिषद के। भारत जो है वो परमानेंट नहीं है, वो अस्थायी है। और फिर जो आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज कितने वर्ष के लिए होते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 9। तो ऑप्शन डी सही होगा, 9 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज होते हैं। यानी अगर एक बार चुन लिए गए तो 9 वर्ष तक रह सकते हैं। 91 नंबर का प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा, ऑप्शन बी महासभा द्वारा, ऑप्शन सी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा, ऑप्शन डी सुरक्षा परिषद द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, विश्व मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का निर्वाचन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा होता है। बानवे नंबर का प्रश्न है, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्य एक विधि की यथार्थ संहिता है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए थॉन्ट ने, ऑप्शन बी राधाकृष्णन ने, ऑप्शन सी SR दास ने, ऑप्शन डी दाग हैमरशील्ड ने, सोल्ड ने। तो ऑप्शन सी सही होगा, CR दास, चित्तरंजन दास। फिर है 93 नंबर का प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में निम्नांकित अधिकारों का विशेष रूप से उल्लेख है। तो किन अधिकारों का? तो मानवाधिकारों का उल्लेख है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में। 94 नंबर का प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन जो है 95 नंबर का प्रश्न है, मानवाधिकार आयोगों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए सिविल और राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, ए और बी दोनों। यानी कि मानवाधिकारों को हम कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं? एक तो होगा सिविल और राजनीतिक अधिकार, दूसरा पार्ट होगा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। ये सभी मानवाधिकार के ही पार्ट हैं। 96 नंबर का प्रश्न है, राज्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा किसको? तो राज्य सरकार को भेजेगा, सीधी सी बात है। यानी राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो किसको भेजेगा? तो राज्य सरकार को भेजेगा। 97 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अब तक का सबसे विस्तृत सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन ए सही होगा, वियना। वियना जो है ये यूरोप का एक देश है, ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ध्यान दीजिए, ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और वहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ का अब तक का सबसे विस्तृत और बड़ा सम्मेलन हुआ है। 98 नंबर का प्रश्न है, उन सर्वप्रथम लेखकों में से एक जिन्होंने नैतिक आचरण के सार्वभौमिक मानक की वकालत की थी, तो उस लेखक का नाम था प्लूटो।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ये क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर लास्ट प्रश्न है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मूल अधिकार, अंतर्निहित अधिकार, प्राकृतिक अधिकार? तो उपरोक्त सभी कहा जाता है, यानी मूल अधिकार, अंतर्निहित अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, ये सभी मानव अधिकार ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये आपका सेकंड मॉडल पेपर था, अभी और भी कई मॉडल पेपर हैं जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से फंसेंगे, कंफर्म है एकदम। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।